मेरा ये दावा है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको सीएसएस एग्ज़ाम पास करवा सकता है। आपकी इंटायर सीएसएस जर्नी में आज का ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा जो अगर आप आखिर तक देखेंगे। अदरवाइज़ आप इस लेक्चर को इग्नोर कर दें और पॉसिबल है कि आप अपनी ज़िंदगी के कीमती साल गलत डायरेक्शन की वजह से सीएसएस एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ाया कर दें। देखें जी, सीएसएस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन मोस्ट क्रूशल डिसीजन होता है और ये डिसीजन आपको इस एग्ज़ाम में पास या फेल करवा सकता है। इट कैन मेक और ब्रेक योर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो आपकी मर्ज़ी है, आप खुद से सब्जेक्ट स्वैप कर लें या आप मेरे सजेशंस में अमल करें। समबडी जो 7 सालों से सीएसएस पीएमएस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा है। जो एस्पिरेंट्स पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, फॉर दैम मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है जी। मैं 2018 से सीएसएस पीएमएस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ऐसे, पर्सियन कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एबिलिटी का पोर्शन। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में बहुत से मेरे स्टूडेंट्स सीएसएस पीएमएस को ना सिर्फ उन्होंने क्वालिफाई किया, मुल्क भर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सिविल सर्विस का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं। आप बहुत से क्वालिफायर्स के साथ मेरे इस चैनल पे पॉडकास्ट भी आपको मिल जाएंगी, उनकी आप जर्नी से सीखें, उनको सुने। अच्छा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीसेंट जो सीएसएस का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें क्या स्कोरिंग स्कोरिंग ट्रेंड देखने को मिला है और प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हीं ट्रेंड्स को समझते हुए हम कुछ डिसीजंस लेंगे। एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में क्या ट्रेंड रहता है और किन एरियाज़ पे आपने फोकस करना है, हर एक सब्जेक्ट को हम देखेंगे। और उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग हैं, कौन से आपने अवॉइड करने हैं। स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, काफ़ी अरसे तक हम मेंटोर्स इसको डिनाई करते रहे लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। देखिए जी, जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है दो तरह के मैसेजेस आते हैं। एक तो एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ा था और मैं ये क्वालिफाई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ एग्ज़ाम रिटन पार्ट। और दूसरे मैसेज आते हैं, सर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मार्कशीट्स कब आएंगी। और जब मार्कशीट्स आती हैं तो सैकड़ों की तादाद में आपकी मार्कशीट्स ऐसे मिल जाती हैं। तो इस एक वीडियो के फॉर्म में सब मार्कशीट्स को एनालाइज करने के बाद ही एनालिसिस हम इनसाइट शेयर कर पाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में वही मकसद है कि आपको एक तो कंपलसरीज में समझाया जाए कि इन एरियाज़ में फोकस करना है, क्या ट्रेंड है, और ऑप्शनल्स में आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। तो ये आज के इस लेक्चर का फोकस होगा, दो चीज़ों के ऊपर, कंपलसरीज एंड ऑप्शनल्स। अच्छा, सबसे पहले कंपलसरीज की बात करें तो इंग्लिश ऐसे का पेपर इस साल भी लो स्कोरिंग रहा है, फेलियर रेट इसमें हाई था बहुत। सिर्फ 5 to 8% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को पास किया है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो 2022 और 2023 में जो बच्चे मुझसे इंग्लिश ऐसे की क्लासेस ले चुके थे और 2024 में इन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया था, उन सारे स्टूडेंट्स को ओवरऑल हमने अगर देखा तो 91% अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट रहा है मेरे स्टूडेंट्स का। ओवरऑल एग्जाम में 5 to 8% बच्चों ने पास किया, मेरे स्टूडेंट्स ने 91% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस पेपर को पास किया। बहुत से स्टूडेंट्स ओवरऑल रिटन एग्जाम को पास करके कर चुके हैं। फाइनली जब उनकी एलोकेशन होगी तो फिर हमें एक स्कोर पता चलेगा। और जिन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में फ्लैंक किया है तो मेरे सब्जेक्ट में ऐसे के पेपर में 40s और 50s में उनके नंबर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन ट्रेंड को समझने के लिए सब स्टूडेंट्स से हमने डीएमसीज मंगवाई, 600 700 डीएमसीज मैंने और मेरी टीम ने बैठ के एनालाइज की। उसके बाद हमें कुछ जो है ना ट्रेंड्स नज़र आए। सो इन सारी डीएमसीज को एनालाइज करने के बाद हमें पता ये चला कि इस साल भी ऐसे के पेपर को 5 8% बच्चों ने ही पास किया। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने अपनी आउटलाइन सबमिट की थी जिन्होंने 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे अटैम्प्ट किया था। ये उनकी रफ आउटलाइन है और ये इसमें सब एस्पेक्ट्स बहुत से मिसिंग हैं जो उन्होंने रफ आउटलाइन में नहीं लिखे, लेकिन इनका स्कोर 55 था। ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत से बच्चे फेल हुए हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन सा टॉपिक था, स्टूडेंट्स को डेप्थ नहीं थी उसके ऊपर, बस जस्ट टॉपिक पता था। टॉपिक पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट भी आपको होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे मुझसे जो है ना इंग्लिश ऐसे का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली लिखें नेक्स्ट ऐसे बैच करके। ये आप टेक्स्ट कर दें तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि नेक्स्ट इंग्लिश ऐसे का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। ये 1.5 माह का कोर्स होता है जिसमें हम पहले वर्ड्स पे काम करते हैं, फिर सेंटेंसेस पे, फिर पैराग्राफ्स पे, फिर ऐसे के स्ट्रक्चर पे, फिर ऐसे के कंटेंट पे। तो इन स्टेजेस पे जब आप काम करते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह आपका सक्सेस रेट ऐसे के पेपर में बहुत हाई हो जाता है। सो याद रहे जी, ऑनलाइन क्लासेस पेड होती हैं, आपको पता होना चाहिए क्वालिटी कम्स एट अ कॉस्ट।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम सी एस 2024 के एसे के पेपर को देखें तो ये सारे टॉपिक्स आए थे, और उसमें हमने ये देखा कि फ़िलासफ़िकल टॉपिक्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, पॉलिसी ओरिएंटेड टॉपिक्स भी थे जैसे सी पैक और ब्रिक्स हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जामिनर का फोकस रहा है, अगेन करंट अफेयर्स के ऊपर था। ग्लोबल जो शिफ्ट्स आ रही हैं, हमने जियो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनके ऊपर इनका फोकस रहा है। ऐसे के पेपर में आपको ओवरऑल जो सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है वो काम आता है। आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज, आईआर का नॉलेज, पॉलिटिक्स का नॉलेज, करंट अफेयर्स का, एनवायरमेंटल साइंस का, सोशोलॉजी का, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे होते हैं सबका नॉलेज आपको यहाँ पे काम आ रहा होता है। तो ये सच ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट तैयार कर लिया तो आपका ऐसे तैयार हो जाता है, ओवरऑल आपकी तैयारी यहाँ पे काम आती है। सो जो हमने 700 तकरीबन 600 से 700 एस्पिरेंट्स की डीएमसीज मंगवाई और उनको एनालाइज किया, तो ये हमें जो है ना पैटर्न्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी है, 40 to 45% बच्चों ने ये टॉपिक अटैम्प्ट किया है, और ये 8th नंबर पे ये टॉपिक था, और मेजॉरिटी इसमें फेल हुई है। 11 और 31 के बीच इनका स्कोर आया है। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे 40 और 40 से ज़्यादा स्कोर था। मेजॉरिटी इस टॉपिक को अटैम्प्ट करके फेल हुई है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ब्रिक्स एंड पाकिस्तान के ऊपर अटैम्प्ट किया, उनका भी स्कोर 10 और 27 के बीच है। कुछ स्टूडेंट्स का एक्सेप्शनल स्कोर था, 50s में स्कोर था। एआई पे जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, मेजॉरिटी 11 और 28 के बीच में, और एक स्टूडेंट का मैंने शेयर किया, इसके बावजूद 50+ भी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में भी अगेन 13 एंड 47 के बीच में स्कोर था। कुछ इसमें स्टूडेंट्स ने पास किया था। होप वाले टॉपिक में मिक्स था, बहुत से स्टूडेंट्स का 16 और 40 के बीच में स्कोर था, और बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको पास भी किया था, क्योंकि ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया था ये वाला टॉपिक। अच्छा, सी पैक और IMEC, ये इस टॉपिक में स्कोर हमें जो है ना 13 वाली कैटेगरी में नज़र नहीं आया, 26 और 30 के बीच में स्कोर नज़र आया। ग्लोबलाइजेशन पे जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनका स्कोर जो है 20s में था ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। सो ओवरऑल हमने देखा कि ये 10 और जो है ना 30s के बीच में स्कोर, या 10 और 20s के बीच में स्कोर बहुत सारे स्टूडेंट्स का था। ओवरऑल पासिंग रेशियो 5 to 8% ही था। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पेपर में अगेन इस साल भी फेल हुए हैं। अब अगर बात करें कि वो टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया, ये पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। देखिए, इस तरह के टॉपिक्स एक तो बहुत पॉपुलर, सीमिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना टॉपिक को सिर्फ टॉपिक की हद तक समझते हैं, उनके पास नॉलेज उतनी डेप्थ का नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, और वही क्लीशे जेनरिक अनक्रिटिकल मटेरियल लिख के आते हैं जो एग्जामिनर को यहाँ पे इम्प्रेस नहीं करता। एसे के पेपर में और ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये याद रहे कि एसे के पेपर में आपको करंट अफेयर्स पे, ग्लोबल अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। उस पे आपको अक्सर टॉपिक्स इसमें मिल जाते हैं, और आपने अगर ओरिजिनल राइटिंग सीखी है, जो ख़ास तौर पे मैं अपने सेशंस में स्टूडेंट्स को, रट्टे के तो मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। किसी भी टॉपिक पे आपको ओरिजिनल लिखना कैसे है वो सिखाया जाता है। मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेके आपको फाइनली अपना ऐसे कंक्लूड करने तक जो स्टेप सिखाता हूँ, उसमें आप इतने काबिल हो जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप अपना ओरिजिनल ओरिजिनल थॉट प्रेजेंट कर पाते हैं। रट्टे रटाई वाली चीज़ें जो है ना वो फिर आपने अवॉइड करनी है। एग्जामिनर्स की आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, और यही फिर मसला है। स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है, वो सारा लिख के आते हैं, और ये जिस तरह का टॉपिक था सीमिंगली इजी, लेकिन इस पे आपका कंटेंट इस डायरेक्शन में नहीं था। बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स के एसेज में जो मैंने उनसे आउटलाइंस मंगवाई, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मिसिंग थी। बहुत से क्लीशे जो है ना आपके मैं क्या मेरी नज़र में आपका कंटेंट था। हिडन डिमांड्स थी, इसमें आपने पॉलिसी एनालिसिस देना था, आपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज भी दिखानी थी, ओरिजिनलिटी होनी थी, लेकिन वो मिसिंग थी अगेन इस टॉपिक में। तो ख़ास तौर पे जो सीमिंगली आसान लगे टॉपिक, अगर आपके पास उसके ऊपर यूनिक डेटा नहीं है तो उसको अवॉइड किया करें। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे प्रिसी एंड कंपोजिशन के पेपर की बात करें, तो ऐसे और प्रिसी कंपोजिशन के कंपैरिजन में ज़्यादातर बच्चे जो है ना प्रिसी कंपोजिशन के पेपर में पास हुए हैं। लेकिन लेकिन एक एक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। बहुत से ये यहाँ पे जो हमने ये एक्स पे हमने ऐसे को रखा है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऐसे में 40 या 40 से ज़्यादा स्कोर भी किया, लेकिन वो स्टूडेंट्स अगेन प्रिसी में उनका स्कोर जो है ना ये 40 की लाइन से नीचे था। यानी आपका ऐसे पास है, फिर भी आपका प्रिसी का पेपर फेल था। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जिनका यहाँ पे
कृषि और कंपोजिशन के पेपर में स्कोर 40+ था, लेकिन अगेन उनका एसे जो है वो फेल था। ये हमने एक और चार्ट में शो किया है यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स। ये रेड जो है ये प्रिसियन कंपोजिशन का पेपर है, ये लाइन जो है 40 की है। तो आप देखें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्रिसी कंपोजिशन का पेपर पास है, अगेन एसे का फेल है, अगेन एसे का पास है, प्रिसी कंपोजिशन का फेल है। तो इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। मैनी स्टूडेंट्स हु पास द एसे पेपर विद 40+ मार्क्स स्टिल फेल्ड द प्रिसी एंड कंपोजिशन पेपर। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पेयर बहुत जगह नजर आया, किसी स्टूडेंट का एसे में 40 है, प्रिसी एंड कंपोजिशन में 13 है। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स एसे के पेपर में 13, 11, 12 स्कोर मैनेज करके आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पे प्रिसियन कंपोजिशन के पेपर में 40 और 50 में भी स्कोर उनका है। तो लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो प्रिसियन कंपोजिशन का जो पेपर है ना, वो कंपैरेटिवली प्रिडिक्टेबल होता है। इसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से टेक्निकली कर सकते हैं। पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक फॉर्मेट है पेपर का। ऐसे में आपको एक ही सवाल है, उसी का ही जवाब देना है। ऑन द अदर हैंड प्रिसी का पेपर रिलेटिवली आप हर एक एरिया पे अलग अलग काम करके पास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स को मेरा ये फोकस होता है, मैं लाइव क्लास में आपको प्रिसी राइटिंग के ना सिर्फ रूल सिखाता हूँ, इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो ऐसे में आपकी प्रैक्टिस जब हो जाती है तो फेल करना इसको पेपर को मुश्किल हो जाता है, पास करना आसान हो जाता है। बहरहाल ये पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस पेपर में। आगे अगर हम यहाँ पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर की बात करें, जीके के 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में यहाँ पे पेपर बहुत आसान था। वही आपकी डिजीज़ पे कुछ सवाल आए थे, टीबी पे, हेपाटाइटिस पे, लिवर पे, पैनक्रियाज पे, और रेडियो एक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस में आपको रिमोट सेंसेस के ऊपर, सेंसिंग के ऊपर सवाल थे, हैवी मेटल्स के ऊपर सवाल थे। मैथ के पोर्शन में अगर यहाँ पे बात करें तो मैथ बड़ी आसान आई थी। सीएसएस के स्पेशल एग्जाम में मैथ बड़ी मुश्किल आई थी, लेकिन 2024 के एग्जाम में मैथ भी बहुत ही आसान थी। और इसमें आपको सीरीज, ज्योमेट्री, अलजेब्रिक पजल्स दिए गए थे स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम के बाद बहुत ही सेटिस्फाइड थे कि बहुत बड़ा आसान सा पेपर आया है। उनके सेंटिमेंट्स यही थे कि सर बड़ा ही आसान पेपर आया है, एफपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा काइंड था, हलवा पेपर आया है। बहरहाल जब रिजल्ट आया तो उस तरह का रिजल्ट नहीं था। हमने जब डीएमसीज देखी तो स्कोर स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा 54 तक हमने देखा, और लोएस्ट स्कोर हमने देखा 24, 27। ओवरऑल एवरेज स्कोर इस पेपर में 30s में ही था। और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका 45 से अबोव स्कोर था। हम कह सकते हैं कि 20% मार्कशीट ऐसी थी जिनका 45 या उससे अबोव स्कोर था। मोस्टली हमने देखा 30 और 40 के बीच में ही स्कोर आया। तो ओवरऑल CSS 2024 के अटैम्प्ट में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में बहुत कम स्टूडेंट्स का स्कोर आया है। सीमिंगली जो पेपर आपको आसान लग रहा था, लेकिन पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से कह लें, या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को कह लें, या आंसर्स में आपको शायद उतनी डेप्थ नहीं थी, या आपके मैथमेटिकल पोर्शंस में जो एरर्स आ जाते हैं उनकी वजह से आपका यहाँ पे स्कोर कम आया। अगर एफपीएससी की वजह से आया तो वो भी उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है जानबूझ के इसको टारगेट किया गया हो, क्योंकि ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैथ का जो पोर्शन है ना, ख़ास तौर पे मैथ का पोर्शन स्किल वाला पोर्शन है। उसके ऊपर काम करने के लिए कोई अगर आपको ये स्किल सिखा देता है तो उसमें आपका स्कोर कम नहीं आएगा। यहाँ पे आपके लिए फूड फॉर थॉट ये है कि मेरा एक कोर्स है जी जनरल एबिलिटी के ऊपर, मैथ के पोर्शन के ऊपर। ये 24 लेक्चर्स हैं, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, मैं इसको लाइव कंडक्ट नहीं करता। और इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं, फिर उनके रिव्यूज़ भी आपके सामने हैं। 24 लेक्चर्स होते हैं, इसमें आप इनरोल हो जाते हैं तो हम पूरा मैथ का कंटेंट कवर करते हैं, पास पेपर्स कवर करते हैं, और आपके 2 सेल्फ टेस्ट भी होते हैं। और इस कोर्स के दौरान आपकी क्यूरीज मुझ तक मिलती हैं, आपकी क्यूरीज एड्रेस होती रहती हैं। 1 मंथ का आपके पास एक्सेस होता है इस कोर्स को कवर करने के लिए। सो इस कोर्स में भी अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आपके पास अगेन कोऑर्डिनेटर का नंबर है, उससे पूछ लें कि जनरल एबिलिटी के मैथ के कोर्स में इनरोल होना है। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैथ का वो एरिया है जिस पे अगर आप एक बार काम कर लें तो आपके वन पेपर हो, सीएसएस हो, वहाँ पे स्कोर आपका बाकियों से कंपटीशन में आगे हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन को बिल्कुल खाली छोड़ के आते हैं, और देखिए 10-20 नंबर अगर आपके वहाँ पे कम आ जाते हैं तो आपके ओवरऑल लोकेशन में आपका डिजायर्ड ग्रुप आपको मिस हो जाता है। ठीक है जी।
अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की। अगर बात करें तो इन जनरल करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में ओवरऑल स्कोर भी अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो मेरे स्टूडेंट्स का स्कोर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 60 प्लस आया है। कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट मैंने यहाँ पे लिखी है, देखें। 55 इन करंट अफेयर्स, 56 इन करंट अफेयर्स। यहाँ पे तहरीम का स्कोर देखें, 63 इन करंट अफेयर्स, 64 इन पाकिस्तान अफेयर्स। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के बच्चों का बहुत अच्छा इसमें स्कोर आया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें भी हमने ये पैटर्न देखा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का 40s में ही स्कोर इसमें इस सब्जेक्ट में आया है। अच्छा, मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स को अपने फेसबुक पेज पे भी आप स्टूडेंट्स के लिए शेयर किया है मोटिवेशन के लिए। अब तक तकरीबन पिछले इस वीडियो को अपलोड करने से पहले तकरीबन कोई 15 लाख स्टूडेंट्स ने इन मार्कशीट्स को रीड किया है, मोटिवेशन हासिल की है। मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स देख सकते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, जैसे आपको मोटिवेशन मिले। और वहाँ से भी हर एक डीएमसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैंने एनालिसिस ऐड किया है, जैसे आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाए। ये उन स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स हैं जिन्होंने सी एस एस 2024 का रिटन एग्ज़ाम किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल किया है, किसी ने एग्रीगेट हासिल नहीं किया। उन स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स नहीं है जो मेरे स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं और जिनकी फाइनल अलोकेशन होनी है इंशाल्लाह, उनकी डीएमसीज अलोकेट होने के बाद हम शेयर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान और करंट अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान करंट अफेयर्स का मेरा बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होता है जी। तकरीबन 1.5 से 2 माह का कोर्स होता है। हफ्ते में 6 दिन आपको लेक्चर्स डिलीवर होता है। और इस कोर्स की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरे बच्चों का आप देखें स्कोर 50s और 60s में तभी आ रहा है कि हम शॉर्टकट पे तो बिल्कुल काम नहीं करते। इन डेप्थ तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। और इस कोर्स में जो भी लेक्चर डिलीवर किया जाता है, 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है। और इसी वजह से इस कोर्स की क्लासेस लाइव नहीं होती। हाँ बिल्कुल, लाइव नहीं होती। पहला लेक्चर आपको जूम पे लाइव डिलीवर किया जाएगा, जिसमें हम पूरा कोर्स समझेंगे कि क्या क्या हमने कवर करना है। उसके बाद जिस भी दिन का जो भी लेक्चर होता है, आप सब स्टूडेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। और उसी ग्रुप में आपको गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है, आज का ये लेक्चर है। और उस लिंक को आप स्टूडेंट्स ही ओपन कर पाते हैं जो बैच में इनरोल्ड होते हैं। तो वीक में 6 लेक्चर्स आपको डिलीवर होते हैं और 1.5 से 2 माह तक आपका करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स कवर होता है। और उस दौरान आपकी क्यूरीज मुझ तक आ रही होती हैं, आपके राइटअप्स मुझ तक आ रहे होते हैं। और जब ये कोर्स कंक्लूड हो जाता है तो आप कंपटीशन में 99% बच्चों से आगे हो जाते हैं जो शॉर्टकट से तैयारी करते हैं। क्योंकि ये शॉर्टकट से तैयारी, आपके ये 2 पेपर जो है ना, आपकी पूरी सीएसएस के सारी तैयारी को इम्पैक्ट करते हैं। इसका कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है। सो इसकी भी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मेरे कोऑर्डिनेटर से रब्ता करने के बाद मिल जाएगी कि नेक्स्ट कोई बैच सीएपीए का हो रहा है, आप उसे लिखें नेक्स्ट सीएपीए बैच, तो वो आपको बता देगा। बहरहाल, अच्छा, अगर हम पेपर्स की बात करें, सी एस एस 2024 के करंट अफेयर्स के पेपर की बात करें तो ये एक बैलेंस्ड पेपर था। इंटरनेशनल इश्यूज, फॉरेन रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल कंसर्न्स के ऊपर इस पेपर का फोकस था। इसमें अगेन पेपर में सवाल इस तरह के आए थे कि स्टूडेंट के एग्जामिनर ने ओपिनियन बेस्ड जो है ना एनालिसिस चेक करनी थी। ऐसा नहीं है कि आपने रटी रटाई चीज़ें लिखी, नहीं नहीं, उस तरह के सवाल नहीं थे। आर्गुमेंटेशन आपकी यहाँ पे चेक होनी थी। और जिन स्टूडेंट्स की अवेयरनेस बहुत अच्छी थी करंट अफेयर्स के ऊपर, डेवलपमेंट्स को वो रिलेट कर पा रहे थे, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी थी, तो वो इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर चुके हैं। खासतौर पे वो मेरे स्टूडेंट जिनका 60 प्लस स्कोर है, उनकी डीएमसीज जब मैंने देखी और जब मैंने रिकॉल किया कि वो मॉक में किस तरह के अटैम्प्ट्स करते थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर की हैं इस बार। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स की यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर का फोकस आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस के ऊपर था, पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रक्चरल वीकनेसेस के ऊपर था, सिक्योरिटी के डोमेन के ऊपर था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। तो इस पेपर में भी अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जो है ना वो मैटर करती हैं। पाकिस्तान के पेपर की जहाँ तक बात करें तो ये पेपर आपका ब्लेंड होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इश्यूज और गवर्नेंस। इन सारी चीज़ों को अगर आप इंटरलिंक करके आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर पाते हैं तो फिर आपको अच्छा स्कोर मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इश्यूज एंड पाकिस्तान में गवर्नेंस के इश्यूज, इनको अगर आपने पढ़ लिया है, हिस्ट्री और करंट को आप अगर रिलेट कर पाते हैं तो फिर आपके यहाँ पे इस पेपर में चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के पेपर में आप स्टूडेंट्स ने रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को तो एक तो आपने
समझ लेना है, लेकिन क्रिटिकल लेंथ से देखना होता है, जैसे आप आर्गुमेंटेशन भी उनके ऊपर कर पाएँ। और पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट्स आ रही हैं वो भी आपने उनके ऊपर भी फोकस करना होता है। पाकिस्तान अफेयर्स की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में जो जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के ऊपर आपने फोकस करना है। और पाकिस्तान के जो आप कह लें कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है या पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, उससे रिलेटेड जो भी डिबेट्स हैं उनको आपने समझ लेना है। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो कंटेम्प्ररी पॉलिसी इश्यूज हैं, क्लाइमेट, फ्यूडलिज्म, सिविल मिलिट्री डायनामिक्स, उनको उन हिस्टोरिक रूट्स के साथ जोड़ के आप प्रेजेंट कर पाएँ तो फिर आपका स्कोर इस पेपर में बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ओवरऑल अगर हम स्कोरिंग ट्रेंड देखें तो इस साल हाईएस्ट स्कोर करंट अफेयर्स में 64 तक हमने देखा। लोएस्ट स्कोर जो है करंट अफेयर्स में 22 तक देखा। पाकिस्तान अफेयर्स में हाईएस्ट स्कोर अगेन 68, एंड पाकिस्तान अफेयर्स में लोएस्ट स्कोर 35। मल्टीपल स्टूडेंट्स ने 60 प्लस स्कोर हमारे स्टूडेंट्स ने इन पेपर्स में ये हासिल किया है। इससे जाहिर होता है कि जिन स्टूडेंट्स की आर्ग्यूमेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर थी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे हासिल किया है। तो इन एरियाज़ में जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन पे अगर आप फोकस करेंगे तो करंट और पाकिस्तान अफेयर्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है फ्यूचर वाले अटैम्प्ट्स में भी। अच्छा, नेक्स्ट अगर इस्लामियात की बात करें जी, इस्लामियात का पेपर इंग्लिश ऐसे के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा टारगेट और बहुत ज़्यादा फेल होने वाला पेपर है। बाज़ दफ़ा जो है आपका ऐसे के बाद इसमें ही फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी साल ये उतना फेलियर रेट इसमें नहीं होता। अगर 2000 हम यहाँ पे 24 की बात करें तो ये सवालात आए हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आपके सीरत नबवी, प्रॉफिटहुड, ह्यूमन डिग्निटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सट्रीमिज़म, इज्तिहाद, और ये सारी इनके नेचर थी। इन सवालों की ये थीम हमने लिखे हैं सवालों की, और ये उन सवालों की नेचर थी। और इसमें स्टूडेंट्स से रिक्वायर किया जा रहा था, एक तो आपको इस्लामिक टीचिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, और उसमें जो मॉडर्न आपकी गवर्नेंस है, एथिक्स है, सोशल इश्यूज हैं, उनको इंटरलिंक करना आपको आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो जिन्होंने सिर्फ सिर्फ रट्टा लगाया था, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उस तरह का जवाब नहीं लिख पाए, और इन जो ये दो सवाल अटैम्प्ट करके आए थे उनकी मार्क्स ओवरऑल हमने कम देखी हैं। अच्छा, ओवरऑल इसमें पासिंग रेशो 2024 में 37 था, और फेल्यूर जो है रेशो 62 तक था। और ये कंफर्म करता है कि ये पेपर इस्लामिक स्टडीज़ इज़ द सेकंड हाईएस्ट फेलिंग सब्जेक्ट आफ्टर इंग्लिश ऐसे। और हाईएस्ट स्कोर हमने इन डीएमसीज में देखा है 65 तक, और लोएस्ट स्कोर जो है 22 तक। बॉर्डर लाइन पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं 38 39 जो एक एक मार्क्स से रह गए, पास नहीं हुए। अच्छा, आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे अच्छा, ओके, अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे इस पेपर को लेके, इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को लेके। देखिए, इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में जो स्टूडेंट्स रेफरेंसेस नहीं लिख के आते हैं ना, और ख़ासतौर पे अरबिक में रेफरेंस नहीं लिख के आते, उनके फिर यहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुकाबले के इम्तिहान में आपने आगे रहना है सबसे। तो अगर आपने 60s में 50s में स्कोर अचीव करना है तो आपने कुरानिक वर्सेस, अरबिक वर्सेस आपने कोट करनी है, हदीस कोट करनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे आपका पेपर लगे कि ये इस्लामियात का पेपर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। इस पूरी डिस्कशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग ट्रेंड को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ 2024 का ट्रेंड नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड है, और ये आगे भी चलना है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम इग्नोर करते आए हैं बड़े टाइम से इससे, अब इग्नोर नहीं किया जा सकता इसे। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस में जो लो स्कोरिंग रहे हैं, और सीएसएस 2024 में भी वो लो स्कोरिंग है। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन जो मॉडरेट रिस्क पे हैं, स्कोर उनमें भी कम आता है। इन दो कैटेगरी वाले सब्जेक्ट को हमने अवॉइड करना है, और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को आपने ऑप्ट करना है अपने आगे वाले अटैम्प्ट्स में। भले ही इन दो कैटेगरीज में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें अगर आपका इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट को साइड पे रखें, एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करना है, तो वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें जो आपको स्कोर दें यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने नंबर 1 अवॉइड करना है यहाँ तक जी, यहाँ तक। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को तो हम अलग कर देते हैं ना। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो सी एस एस 2024 में एवरेज स्कोर जो है पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा 90s में रहा है, 85 प्लस स्टूडेंट्स का आया है 90s में स्कोर। इस इंटरनेशनल रिलेशंस में 100 प्लस एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स का हमने देखा। इन दो सब्जेक्ट्स में ना
मिक्स्ड रिजल्ट थे, किसी का पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा है, किसी का इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा है, और डीएमसीज में भी इस तरह से था, किसी का आईआर में ज़्यादा है, किसी का आईआर में कम है। तो आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें, इन दो सब्जेक्ट्स में अगर आपने ऑप्ट करना है। अदर देन दैट आपने यूएस हिस्ट्री ऑप्ट नहीं करना। काफ़ी सालों से ये टारगेट हो रहा है, आगे भी टारगेट होता रहेगा। स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट नहीं करना, जियोलॉजी ऑप्ट नहीं करना, इस्लामिक हिस्ट्री ऑप्ट नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट नहीं करना, फिलॉसफी ऑप्ट नहीं करना आपने। ठीक है। उसके अलावा जेंडर स्टडीज़ आपने ऑप्ट नहीं करना, आजकल एग्जामिनर बहुत खिलाफ है सब्जेक्ट के। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज ऑप्ट नहीं करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट नहीं करना, इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट नहीं करना, टाउन प्लानिंग, मर्केंटाइल लॉ, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। पहले वाले वो सब्जेक्ट हैं जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, हाई स्कोर ये आया है, एवरेज स्कोर ये आया है, कुछ रिमार्क्स भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट हो सके तो आपने अवॉइड करनी है। अब आपने सब्जेक्ट्स ऑप्ट कौन से करने हैं? अच्छा, जो बच्चे, एक तो आपने 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स में से आईआर या पोल साइंस, इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर लें, इनका ट्रेंड हर साल चेंज होता रहता है, इक्वल रिस्क है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास 400 मार्क्स है ना, उन हर एक 100 मार्क्स वाला आपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है। तो लैंग्वेजेस में जो पंजाब से बच्चे हैं, जो बलूचिस्तान से हैं, सिर्फ सिंध को छोड़ के आप अपनी अपनी लैंग्वेजेस ऑप्ट करें, पंजाबी, पश्तो, बलोची। ठीक है, पश्तो, बलोची, पंजाबी, हर प्रोविंस में आपने अपनी लैंग्वेज को ऑप्ट करना है। सिंधी को आपने ऑप्ट नहीं करना, सिंधी को ऑप्ट नहीं करना, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि देखें बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ पे 70s और 60s में स्कोर आ रहा है, सिंधी में 40s और 50s में स्कोर आ रहा है, तो सिंधी आपने ऑप्ट नहीं करना। सिंधी की जगह पे आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट करना है, सोशोलॉजी, क्योंकि सिंधी से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर इसमें आ रहा है कुछ सालों से, तो इसको ऑप्ट कर लेना है। लेकिन सिंधी में स्कोर नहीं आ रहा, तो इसको ऑप्ट आपने नहीं करना, सिंध के स्टूडेंट्स ने अगले 1-2 सालों तक तो ऑप्ट नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा आपने यूएस हिस्ट्री की जगह यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट करना है, बहुत अच्छा इसमें स्कोर आ रहा है। जेंडर की जगह आपने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट करना है, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। सोशोलॉजी आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जर्नलिज्म में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। अच्छा, जिनका डोमेन है बॉटनी, वो बॉटनी ऑप्ट करें, ज्योग्राफी ऑप्ट करें। ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ना, अगर इनमें से अगर आपके 400 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, अगर 300 मार्क्स वाले भी बन जाते हैं, तो आप मॉडरेट जो रिस्क वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक ऑप्ट कर लें, 3 यहाँ से ऑप्ट कर लें, तो आपका आने वाला जो अटैम्प्ट है ना, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, अपने पास दीवार में रखें, सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखें, इन्हीं में से ही ऑप्ट करें, इधर उधर नहीं जाना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। और जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा ना, फिर आप एक डिटेल्ड थैंक यू मैसेज मुझे करेंगे कि सर आपकी वजह से एग्ज़ाम पास हुआ है, और मेरे इस दोस्त ने आपकी बात नहीं मानी थी, उसका ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने की वजह से फेल हुआ है, और मेरा आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन बताने के बाद ये एग्ज़ाम पास हुआ है। ये मेरी फ़ीस होगी। और ये आपने करना है, ये सोशल मीडिया पे भी लिखना है कि सर गुलाम मुर्तज़ा के सजेशंस के बाद ही हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की है, उसने हेल्प किया इस एग्ज़ाम में हमें पास करने में। सो आई होप आप इस पे अमल करेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, अपना तजुर्बा नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। ठीक है जी। अपने एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी को लेके बहुत 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 आपके लिए नेक तमन्नाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और इन 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 सजेशंस पे अमल करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। किसी और लेक्चर में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।